नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं समीर और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी का पहला बयान सामने आ गया है। विभव कुमार ने स्वाति के साथ बदतमीजी की, कहा संजय सिंह ने। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 चरणों के चुनाव पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। 380 से 270 सीट जीतकर बहुमत प्राप्त कर चुकी है बीजेपी। आगे की लड़ाई 400 सीट पार करने की है, कहा अमित शाह ने। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर CAA से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और वहीं अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती, कांग्रेस काम के नाम पर वोट मांगती है। बीजेपी चुनाव के वक्त आपसे कुछ भी वादा कर देगी, ध्यान भटकाने वाली बातें करती है बीजेपी, ये कहा प्रियंका गांधी। ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दें और फिर उस आधार पर वोट लेते हैं, अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेते। तो इनके बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो सांसद हैं, जितने भी ये नेता हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कि जवाबदेही है। चुनाव में कह देंगे कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ठीक है, और चुनाव के बाद भूल जाएंगे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है और हम अगर रहे सांसद तो हम उस पूरे जितने भी अधूरे काम है उनको पूरा कर पाएंगे, ये कहते थे। तो हम लोग प्रचार करने आते थे तो कहते थे कि भाई BHEL खुला है, देखो यहाँ पे उड़ान वाली एकेडमी बनने जा रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हैं और राहुल गांधी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं।
प्रियंका गांधी रायबरेली के लोगों से सीधे संवाद कर रही हैं, उनके घर जा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें रायबरेली की हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार और अपने भाई राहुल गांधी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। इस घर में जब प्रियंका गांधी पहुंची तो घर के सभी लोग उसी कमरे में जमा हो गए जिसमें प्रियंका गांधी बैठी थी। घर के हर सदस्य से उन्होंने बात की। इसी दौरान एक महिला ने उनसे चुनाव नहीं लड़ने की वजह पूछ ली। आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर मैं भी लड़ूंगी संगठन फिर कौन चलाएगा? रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट पर लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर प्रचार कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। वो खुद लोगों से मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। यूपी के झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रैली की। राहुल गांधी ने कहा ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। अखिलेश ने कहा कि 4 चरण के बाद बीजेपी का ग्राफ बुरी तरह गिर चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यूपी के झांसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साझा रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरण का मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी बहुत पीछे चली गई है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। परम आदरणीय राहुल गांधी जी को इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर प्रहार किया और कहा कि कोविड के दौरान लोगों की मौत हो रही थी और पीएम मोदी लोगों से थाली बजवा रहे थे। ये हमारे नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ एनडीए के 25 नेता भी इस पल के गवाह बने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया। भारी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस में दाखिल हुए और जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद अपना पर्चा भर दिया। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी सीधे वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद थे। पीएम मोदी के नामांकन में सहयोगी दलों के 25 नेताओं ने भी शिरकत की। पीएम के नामांकन में चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे सहित संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुई। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया। 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। 2019 में मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में एनडीए नेता भी मौजूद रहे। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। आपको सबसे पहले जयंत चौधरी की बातचीत सुनाते हैं। जयंत जी, पूरा मतलब बीजेपी के सारे सहयोगी दल मोदी जी के नामांकन के मौके पर क्या बात है, क्या मैसेज है? बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए जो है सौभाग्य की बात है। एक तो बनारस की अपनी धरती है, इस मौके पे हम लोग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नामांकन के समय हम सब लोग मौजूद हैं और उनका कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे पे जो चमक है वो दर्शाती है कि कितना बड़ा विश्वास जनता ने उनको दिया है, आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार उनको देगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 400 पार एनडीए के, चूंकि आप भी उसके घटक दल हैं, क्या आपको लगता है कि ये बस हवाई है? नहीं, देखिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य हम सब के लिए तय किया गया है और ख़ास तौर से देश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत में, जहां आपको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। एक तुलना हो रही है कि राहुल गांधी का जब नामांकन हुआ था तो उनके सहयोगी दल, आपके तो पुराने दोस्त अखिलेश, ये लोग भी नहीं दिखे थे और आज जब मोदी जी आए हैं तो प्रॉब्लम वही है, वो पूछते नहीं है लोगों से, तालमेल नहीं बना पाते हैं। ये एक बेहतर तालमेल का संकेत है और सम्मान जब आप देंगे तो उसका आपको एक नतीजा भी आपको दिखाई देगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। एनसीपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी बनारस आए हुए हैं और मोदी जी के नामांकन के लिए। एक इमेज की बात चर्चा हो रही है, एक तरफ राहुल गांधी ने जब नॉमिनेशन किया तो उनके साथ लोग नहीं थे और इधर मोदी जी के साथ पूरा परिवार था एनडीए का।
भाई देखिए, ये सशक्त एक गठबंधन है एनडीए का मोदी जी के नेतृत्व में, और सामने है इंडी अलायंस। कितनी पार्टियां, कौन उनका नेता, क्या उनका कार्यक्रम, क्या उनकी एकता, ये सारे सवाल ये अपने आप में ही आज का ये नामांकन उसको प्रमाणित करता है। और देश की जनता का भी उत्साह, आज वाराणसी में तो उत्साह है ही है, लेकिन यही प्रकार का उत्साह हमने महाराष्ट्र से लेकर हर राज्य में जहां पर प्रचार हो रहा है, चिंता महाराष्ट्र को लेकर यही उत्साह हमने देखा। महाराष्ट्र में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भी 40 का आंकड़ा पार बड़े सहजता के साथ हमारी महायुति एनडीए का गठबंधन करेगी। तो एनडीए का पूरा कुनबा एकजुट नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के नामांकन को लेकर क्या कहा, सुनिए। प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोलें उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। वो लोग कह रहे हैं जो आत्मतुष्टिकरण में व्यस्त हैं, जो मनमर्जी हैं, जो मन की बात कहते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो सबसे बड़े आत्मतुष्टिकरण वाले लोग हैं। बुंदेलखंड में जिसने धोखा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों ने धोखा दिया, संविधान को खत्म करने वालों ने धोखा दिया, जिन्होंने मंदिर धुलवाया उसको बुंदेलखंड की जनता धो देगी इस बार। पीएम मोदी के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावकों में से बैजनाथ पटेल और पंडित गणेश्वर शास्त्री ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत की। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। पटेल जी, तो सम्मान की बात हुई, आप प्रस्तावक बने प्रधानमंत्री। सम्मान है, अब इससे छोटा सम्मान कहा या बड़ा सम्मान क्या हो सकता। जहाँ तक आप सोच सकते हैं सबसे बड़ा सम्मान ही प्रत्याशी का समर्थक बनना और प्रस्तावक बनना और उसी में संगठन में काम करना, तो बोलिए उससे बड़ा सम्मान और दूसरा हो सकता है। तो आप बीजेपी से कब जुड़े? बहुत एकदम आफ्टर स्टूडेंट लाइफ में 72 के बाद जुड़ गया। 72 के बाद जनसंघ में जुड़ गया। पंडित गणेश्वर शास्त्री जी भी हैं और जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी निकाला था। और देखिए नंगे पांव, और उनका एक संस्कार, उनकी मर्यादा, उनका व्यवहार और आचरण। पंडित जी, कैसे जानकारी मिली आपको कि आप भी प्रस्तावक हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो ये इसे कैसे मानते हैं, शुभ मानते हैं इसे प्रधानमंत्री के लिए? शुभ मानते हैं, राम जी की प्रतिष्ठा उनके द्वारा हुई है तो हम लोग तो शुभ ही मानेंगे। आपका आशीर्वाद, उनका स्नेह भी पूर्ण। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। माहौल तो आपने देखा है कि आज पूरा मोदीमय माहौल हो चुका है और सब यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी को कब वोट देंगे, कब वोट देंगे। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नामांकन कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका मिला। 2014, 2019 के सब रिकॉर्ड टूटेंगे, 2024 में बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे और मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री होंगे और 400 पार का आंकड़ा पार हो जाए। और नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा पूजन किया। उसके बाद काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेने पहुंचे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वाराणसी के दशवमेध घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजन किया। पीएम ने गंगा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। उसके बाद पुष्प अर्पण करते हुए गंगा की आरती की। गंगा पूजन के बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार हुए और यहां से सीधे नमो घाट पहुंचे। यहां कुछ पल बिताने के बाद पीएम ने काल भैरव मंदिर जाकर काशी के कोतवाल के दर्शन किए और पूजा की।
काल भैरव के दर्शन और उनकी अनुमति लेने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया। काल भैरव बुरी शक्तियों के विनाश से जुड़े हैं, जो उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली देवता बनाता है। भक्त बुरी ताकतों से सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए काल भैरव को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। बाबा काल भैरव मंदिर के पुरोहित ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पूजा कैसे करवाई। आज उन्होंने गंगा से ही आके दर्शन स्नान करने के बाद तब काशी में उन्होंने काशी में बाबा काल भैरव का दर्शन किया और माता गंगा बाबा विशेष पूजा भी आपने कराई, क्योंकि समय कम था, नामांकन विशेष परिस्थिति है। परिस्थिति थी, इसीलिए हम लोगों ने जो पूजा था उसको कम से कम समय में अच्छा से पूजा कहते हैं। क्या क्या उसमें होता है? क्या विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि राजा के हाथ से अगर पूजा होता है तो पूरा विश्व इसका सुखमय होता है। तो इसीलिए वो विश्व कामना के लिए और विश्व में सुख शांति बना इस्तेमाल हुआ उसमें ये हुआ कि उनको कपूर की आरती कराई गई, तेल उतार के अगर किसी प्रकार का बाधा हो, क्योंकि अगर राजा अगर मस्त है तो पूरा देश खुशहाल होता है। तो राजा हमेशा आनंद से रहे, इसलिए उनके ऊपर से तेल उतार के उसको डाला गया और उसके बाद कपूर आरती कराई गई। भगवान का इनके हाथों से माला अर्पण करा के बाबा के चरणों में पहनाया गया और इनको बाबा की तरफ से, मंदिर की तरफ से इनको ये आशीर्वाद दिया गया कि आप बाबा करें कि आप हमेशा मंगलमय। सवाल ये बताइए, काल भैरव ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? अरे बाबा के हम लोग पेशकार हैं, तो बाबा अपने पेशकार के जरिए ही आशीर्वाद दिलाते हैं। फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने नामांकन कर दिया। वहीं चंडीगढ़ से पर्चा भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने 4 जून की क्या भविष्यवाणी की, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से आज बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपना नामांकन किया। कंगना ने कहा कि बड़ी काशी से पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन किया और छोटी काशी से मैंने पर्चा भरा है। नामांकन के बाद उन्होंने मंडी के लोगों को शुक्रिया कहा। मैं कहूंगी कि जो मंडी की जनता है, ये इन्हीं लोगों का प्यार है, विश्वास है मेरे प्रति, जो है उनकी भावनाएं हैं और उम्मीदें हैं जो मुझे यहाँ खींच कर लाई हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये जो है ये दौर जब इतिहास दोहराया जाएगा तो शायद एक स्वर्णिम काल जो है जिसे कहा जाएगा। महिलाएं जो है हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं। वहीं चंडीगढ़ की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने अपना नामांकन किया। मनीष ने कहा कि उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन है। इंडिया अलायंस जीत की ओर अग्रसर है और 4 जून 2024 को इस देश में एक नई सुबह होगी और चंडीगढ़ की भागीदारी उस नई सुबह में जरूर होगी। और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने आज एक रोड शो किया, जिसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मनीष तिवारी के द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया जा रहा है। इस वक्त मनीष तिवारी एक ओपन गाड़ी में सवार हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मनीष तिवारी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पूरा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल हैं और मनीष तिवारी अपने हाथ में भारत का संविधान की एक किताब लेकर नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर इस रोड शो में शामिल हैं और इसके बाद मनीष तिवारी जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुटता दिखाने का भी प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया है यहाँ पर चंडीगढ़ में मनीष तिवारी को। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सुशील मोदी जी का निधन जो हुआ है इससे हम लोग आहत। हमारे पिता से पुराना उनका संबंध रहा है। आप जानते हैं जब से छात्र राजनीति पिताजी कर रहे थे तब से दोनों लोग साथ थे, मिलकर के काम किया। भले ही विरोधी दल में रहे हों लेकिन हम लोगों का हमेशा से उनके प्रति जो है सम्मान जो है रहा है। राजनीति अपनी जगह पे है लेकिन जो रिश्ते हम लोगों के थे वो बेहद अच्छे थे और आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले और उनके पूरे परिजनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। आरजेडी नेता और
का शोक उन्होंने व्यक्त किया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। लेकिन सीमा सड़क संगठन बॉर्डर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए शानदार काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 144A पर बीआरओ ने नई टनल तैयार की है। कश्मीर में अखनूर में पुंछ के बीच बन रही 200 किलोमीटर लंबी सड़क पर सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सुरंग के दोनों छोर को मिलाने का काम सफलता के साथ पूरा कर लिया है। 2.79 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन भारत माता की जय घोष के साथ हुआ। चौकी चौरा के सुंगल इलाके में बनी इस टनल को अगस्त महीने में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे 10 किलोमीटर दूरी घट जाएगी। ये सुरंग सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। सुरंग दक्षिण कश्मीर और जम्मू क्षेत्र को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से जोड़ेगी। ये अखनूर, राजौरी और पुंछ जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिलों को हर मौसम में जोड़ने का काम करेगी। सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है और इसका इस क्षेत्र के लिए, इसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारे, इसमें 4 टनल है जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और दूसरा कि समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती है। और मुंबई के घाटकोपर इलाके में कल धूल भरी आंधी चलने की वजह से एक बड़ा होर्डिंग गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात मुंबई में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज आंधी बड़े हादसे की वजह बन गई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में करीब 17,000 स्क्वायर फीट का होर्डिंग अचानक पास के एक पेट्रोल पंप पर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, पेट्रोल पंप पर 70 से 80 लोग मौजूद थे। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें बुलाई गई, जो रात भर बचाव अभियान चलाती रही। अभी मैक्सिमम कैजुअलिटी सब निकल चुका है। एक लाल कलर की कार है जिसमें मालूम नहीं हो रहा है, चपक गई है, बट अभी तक उसमें कैजुअलिटी है या नहीं है मालूम नहीं है। लास्ट कैजुअलिटी हमने 6 बजे के आसपास में निकाला है। रेस्क्यू अराउंड 80 के आसपास में लोगों को किया है, 60 to 80 के बीच में, और जिसमें से 57 लोगों को सुबह ही कर लिया था, शाम में 6 बजे के आसपास में। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो आज सुबह का है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी भयावह थी। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौजूद है। होर्डिंग के नीचे दबी गाड़ियों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। मुंबई हादसे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, वो भी सुनिए। घाटकोपर में जो हुआ उस पर क्या करें, दर्दनाक जो हादसा हुआ घाटकोपर। मैं खुद वहाँ गया था। वहाँ के जो मृतक है उनके परिवार को शासन मदद करेगी 5 लाख रुपए। जो घायल है उनका पूरा इलाज शासन करेगी। ये होर्डिंग जिसने लगाया था उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और टोटल जितने भी होर्डिंग है उसका स्पेशल ऑडिट किया। और उत्तर प्रदेश के जालौन में बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी में नहाते समय 5 युवक डूब गए। सोमवार की शाम को बेतवा नदी पर बने सलाघाट पर 5 युवक नहाने आए थे। वो लोग नदी किनारे स्कूटी और बाइक पर कपड़ों के साथ जूते चप्पल रखकर बेतवा नदी में नहाने चले गए। काफी देर होने के बाद भी जब 5 युवक कहीं नजर नहीं आए और नदी किनारे उनकी गाड़ियां और कपड़े दिखाई दिए, तो लोगों को बड़ी अनहोनी का डर सताने लगा। आशंका के चलते मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए और उनकी खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को युवकों के लापता होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बेतवा नदी के सलाघाट पर 5 युवाओं के डूबने की आशंका के चलते पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतार दिया और गाड़ी नंबर के आधार पर घर वालों को सूचना दी गई। मौके पर आए घर वालों ने उनके कपड़े और जूते चप्पल की पहचान की। स्थानीय गोताखोर जब युवाओं की जानकारी जुटाने में नाकाम हो गए, तो पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को उनकी खोज के लिए बुलाया। एनडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में जुटी है। बेतवा नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश का वीडियो भी सामने आ गया है। रनवे से फिसलकर नदी में जा गिरा ये प्लेन। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है। ये प्लेन क्रैश हुआ है बांग्लादेश में। एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्लेन था ये जो क्रैश हुआ और रनवे से जाकर सीधे नदी में जा गिरा। देखिए कैसे रनवे को छूता है और फिर उसके बाद आवाज़ें खाता हुआ सीधे आगे की ओर उसमें आग लग जाती है। हालांकि पायलट इजेक्ट कर गया, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और उसके बाद ये प्लेन जाकर नदी में गिर गया।
और अभी यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन 5:57 पर जरूर देखिएगा मुख्तार मुक्त चुनाव गाजीपुर में कितना प्रभाव। गौरव अग्रवाल के साथ गाजीपुर से अड़ी स्पेशल।